जय हिंद, वंदे मातरम। बुंदेलखंड अकेडमी में सभी युवाओं का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, जब भर्ती निकली थी जिसमें एज मांगी गई थी 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 1987। जो RRT नंबर था 91, 92, 93, 94 और 95, इसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी होता है। युवाओं में बड़ा जोश आ जाता है, बड़ा उत्साह आ जाता है, क्योंकि युवा पहले से भी 1-2 साल पहले से भी तैयारी कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। उनके बहुत सारे युवा लग चुके थे, सेम पढ़े थे, सेम क्लास में थे, सेम डिग्री थी उनके पास, सेम क्वालिफिकेशन थी, सेम फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल, सारी चीज़ें सब कुछ सेम थी, वो लग चुके थे। बड़ा उत्साह हुआ इनके अंदर कि भर्ती आएगी जिसमें हम लोग इस बार भर्ती हो जाएंगे। मैंने एज का क्राइटेरिया आपको बता दिया है, RRT नंबर आपको मैंने बता दिया है। युवा का फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, लिखित परीक्षा की कोई डेट नहीं देते हैं, विचाराधीन रखी जाती है। युवाओं के पास मेल आता है। मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी युवा हैं इस वीडियो को शेयर करके उन नेताओं की, उन अधिकारियों की आंखें खुल जाएंगी जो आज आप लोगों पर बीत रही है। भर्ती आगे बढ़ती है। युवा बहुत ज़्यादा उत्साह में थे, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। युवाओं ने अपनी जो परमानेंट जॉब थी, प्राइवेट या जो भी जॉब थी, कई अर्थशास्त्र की जॉब में थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। किताबों में बहुत सारा पैसा खर्च किया, कोचिंग में बहुत सारा पैसा खर्च किया। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बाद में आके सारे युवाओं को विचाराधीन के नाम पर, शास्त्री डिग्री नाम पर, इसको थोड़ा सा भर्ती को धीमा किया जाता है, रोक लिया जाता है। बंदों में यहाँ पर एक बम की तरह बंदों के ऊपर गिरता है। बंदों के अंदर जैसे कोई उनको जला रहा है, धीरे धीरे उनको सुलगा रहा है माचिस की तरह। ऐसा बंदों को दिमाग, शरीर सब कुछ उथल पुथल पड़ी है। मुझे फ़ोन लगा रहे हैं, एक दूसरे दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं क्या होगा, सरकार क्या कर रही है। फिर बीच में आ जाता है कोरोना। और पहले जो भर्ती हुई थी, इसके पहले वो कोरोना उस समय भी लग चुका था, लेकिन उन्होंने साक्षात्कार ले लिया था और भर्ती कर ली थी। तो लड़कों को लग रहा था कि इस बार भी ये लोग कोरोना में हमारी भर्ती तो नहीं रोकेंगे, अन्य भर्ती रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मानसिकता कुछ दूसरी थी। इस बार वो मानसिकता इनको लेने वाली नहीं थी, इनको परेशान करने वाली मानसिकता थी। इनको हर पल जैसे कोई उनको सुई चुबा रहा हो, ऐसी मानसिकता थी। जितने भी आवेदक थे, कौन से ग्रह में, कौन सी दशा में, कौन से नक्षत्रों में इन्होंने अप्लाई किया था, वो हमें भी नहीं पता। लड़कों को कंटिन्यू लगातार परेशान किया जाता है। लड़के हर प्रकार से अपनी दक्षता में सफल होते हैं, तब भी इनको परेशान किया जाता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब कोई भर्ती आती है तो लड़कों को लगता है कि हम तो इसमें भर्ती हो ही गए। लड़कों का मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ इससे जुड़ जाता है और लड़कों के अंदर एक उमंग पैदा होती है। उसके बाद कोई गर्म तवा पर कोई जैसे ठंडा पानी डालता है, छन्न छन्न होता है। वही स्थिति इन लड़कों की रही हमेशा। ये भर्ती क्या देख ली, किस्मत ही खराब हो गई, पूरे भाग्य बदल गए। जो सुख चैन था सब कुछ छीन लिया युवाओं ने। मैं सभी युवाओं से कहूँगा, मेरा वीडियो देखने के बाद चिंतन करना है, किसी प्रकार का आक्रोश पैदा नहीं करना है। आप ही बताइए, इतने लंबे समय के बाद 2-2.5 साल होने जा रहे हैं, भर्ती में दक्षता प्राप्त करते हैं, इंतज़ार करते हैं, किताबों में पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, अपना जॉब छोड़कर इसकी तैयारी में लग जाते हैं। बाद में इनको विचाराधीन के नाम पर या फिर कोरोना के नाम पर, और आज जिस तरह लड़कों के अंदर हर पल जीने मरने जैसी स्थिति पैदा हो रही है, इतना असहनीय दर्द है, लड़के अपने बता नहीं सकते। क्या ये मानवीय हनन नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? किसी को भर्ती के नाम पर बुला दिया जाता है, उनको भर्ती का जो चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, वो दिखाकर उनको लंबे समय तक लंबित किया जाता है हर प्रकार से। क्या ये मानवीय हनन नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं भड़का रहा हूँ लड़कों को, मैं तो सरकार से, प्रशासन से पूछ रहा हूँ, क्या ये मानवीय हनन नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? मैं उन जजों से पूछना चाहता हूँ जो सज़ा देते हैं अपराधियों को, क्या प्रशासन पर, क्या नेताओं पर, क्या इन अधिकारियों पर, या फिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन पर क्या कोई केस नहीं बनता है कि इतने सारे लड़के अपना इतना सारा समय खर्च करके, पूरा पैसा लगा के
गरीब घरों से युवा हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, बचपन से गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं, उनके साथ ऐसा अपराध कहाँ तक कानूनन है? क्या इन पर कोई केस नहीं बनता है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इनके लिए कोई अलग से कोर्ट है, कोई न्याय पाठशाला है? आपका जवाब होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरकार है और हम जनता हैं, वो जनता शायद इसी के लिए होती है। अब मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि अभी जो अग्निवीर की स्कीम आई है, इसमें अभी तक आप लोगों का किसी भी प्रकार से नामो निशान नहीं है। मैंने बहुत सारे वकीलों से बात करी है, वो बोल रहे हैं कि इसमें वो सम्मिलित नहीं होगी, आप टेंशन मत लो किसी प्रकार से। चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा धैर्य रख लेते हैं, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भर्ती को 2.5 साल तक क्या इतना लंबित रखा जा सकता है? आज चुनाव प्रक्रिया हम लोग देखें, किसी भी राज्य में जब इलेक्शन होता है तो 5 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं। वोट डलने के बाद मुख्यमंत्री पद की, मंत्रियों के पद की, विधायक के जो पद होते हैं उनकी शपथ तुरंत दिला दी जा सकती है। तो क्या इस भर्ती को जल्दी नहीं किया सकता? किसी भी भर्ती को, किसी भर्ती के नाम पर युवाओं को सालों तक इंतजार करना पड़े? यही संविधान है, यही कानूनन है। तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या असंवैधानिक नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये मानवीय हनन नहीं है कि यहाँ पर अपराध नहीं होता है? बताइए। लड़के इसके बावजूद भी बहुत सारे मैसेज करते हैं। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर एक मेल दिख रहा होगा आपको, ऐसे बहुत सारे मेल लड़कों ने कर रखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। बताइए, कोई जवाब नहीं आता है। अगर कोई भी मेल इनका आता है या कोई भी लेटर आता है, उसके बावजूद अगर ये उसके टाइम के अनुसार अगर उपस्थित नहीं हो पाए किसी भी आरओ में, तो इनको भगा दिया जाता है कि आप 5 मिनट लेट हो, आप 10 मिनट लेट हो। अगर एग्जाम के लिए 5 मिनट लेट होगा तो भगा दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ से कोई मेल करते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो वहाँ से जवाब क्यों नहीं मिलता? इनकी नौकरी क्यों नहीं जाती? इनको सजा क्यों नहीं मिलती? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मेरा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी हूँ, जो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं कुछ भी आदेश नहीं दे रहा हूँ कि युवाओं को क्या करना चाहिए, मैं सरकार को भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इन युवाओं के बीच की मध्य की कड़ी हूँ जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैं युवाओं से कहूँगा, अग्नि स्कीम के थ्रू अभी तक कोई मेल नहीं आया है। मैंने बहुत सारे वकीलों से किया था, वो सांत्वना दे रहे हैं मुझे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करो। लेकिन मैं सभी युवाओं से फिर से कहना चाहूँगा एक वीडियो के माध्यम से, सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते, अब इन अधिकारियों पर हम भरोसा नहीं कर सकते किसी प्रकार से। हो सकता है ये आपको भी दुख दे दें, अग्निवीर स्कीम की तरह आपके लिए कोई योजना निकाल दें, या हो सकता है कि आपका एग्जाम भी निरस्त कर दें, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी कोर्ट में जाने की पूर्णता रखिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा इलाहाबाद में जो कोर्ट केस चल रहा है, उससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। और जब कोई केस कोर्ट में होता है तो ज़्यादातर संभावनाएं उसको पूर्ण होने की होती हैं, ना कि नष्ट होने की होती हैं। ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग तब भी अपनी तैयारी पूरी रखिए, और तैयारी करने में आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा। रिजल्ट आने में हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन आपको एक तैयारी करने में, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में, बहुत सारी सबूत इकट्ठा करने में, अच्छा वकील देखने में, जैसे कि भी आर्मी जो एयरफोर्स है उनके कुछ वकील केस लड़ रहे हैं, उनसे हम लोग संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी पूर्णता रखिए। आपके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी वो बयान आ सकता है, कभी वो मेल आ सकता है, जिससे आपकी दिल की धड़कनें थोड़ी सी कम हो जाए और आपको बड़ी चिंता हो जाए कि 2-2.5 साल तक हमने इंतजार किया और ये क्या हो गया। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि भर्ती नष्ट हो चुकी है, लेकिन मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, वो मोटिव था, ये था कि किसी भर्ती को कितने समय तक या लंबित किया सकता है, कितने समय तक क्या उसको रोकी जा सकती है, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, क्या लड़कों का मानवीय हनन का केस लड़कों की तरफ से सरकार पर नहीं लग सकता। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये कैसी सरकार है भैया, ये कैसा संविधान है, कैसे न्याय पाठशाला में कैसे लोग बैठे हैं, कैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनको इतना भी नहीं पता कि 2.5 साल से बंदे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। जिसने कभी दिल्ली नहीं देखा था वो दिल्ली जा रहा है किराए के पैसे उधार मांग कर। ये समस्या है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे पता है कि लड़के ऑलरेडी पहले से ही बहुत दुख में हैं, तो मेरा वीडियो सुनने के बाद हो सकता है वो थोड़े से और दुखी हो जाएं। लेकिन मैं ध्यान रखना सभी लोगों से, बुंदेलखंड अकेडमी का मंच आप लोगों के साथ में रहेगा। कुछ भी हो जाए, मुझे सजा हो जाए, मुझ पर FIR हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो न्याय है वो आप लोगों को मिलना चाहिए।
मेरा यही आप लोगों से कहना है, थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन फाइनली मैं यही कहूँगा, इतनी मैंने समस्याएं मैंने भी झेली हैं, आपने भी झेली हैं। अगर अभी भी आप एक नहीं होते हो, एकजुटता नहीं आती, तो आप लोगों को धिक्कार है। आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपनी तैयारी करने लगो कि हमको कोर्ट केस कैसे करना है, करने लगो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया, लेकिन हम भरोसा नहीं करेंगे, हम भरोसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।